हेलो दोस्तों, तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट की। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ने में, एंड ये शॉर्ट में रिवीजन होगी, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये चैप्टर किस पे बेस्ड है? यूनिट्रल। यूनिट्रल मतलब यूनाइटेड नेशन कमीशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो फिर अगर हमारे बीच में, जैसे कि दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो डिस्प्यूट सॉल्व करने का क्या तरीका है? या तो हम कोर्ट में जाएंगे, या तो हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन वाले में जाएंगे। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन किस में होता है? एडीआर। एडीआर में ही होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो फिर अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, टाइम के साथ साथ हमारे पैसे भी वेस्ट होंगे। तो टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे। और अगर हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट कम होगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन में इतने मामले नहीं होंगे, कोर्ट के पास पहले ही इतने मामले हैं। अगर हम अपने ये वाले मामले भी लेके जाएंगे तो हमारा जो वो डिस्प्यूट है वो बहुत ही लेट सॉल्व होगा। इसीलिए हम कुछ कुछ मामलों को एडीआर में लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहले चार टाइप्स के आर्बिट्रेशन होते हैं। तो पहला है एडहॉक आर्बिट्रेशन। एडहॉक आर्बिट्रेशन में ये होता है कि जो पार्टीज़ होती है वो खुद ही डिसाइड कर लेती है, आपस में रूल्स खुद डिसाइड कर लेती है, मोड ऑफ सिलेक्शन और ये सब खुद ही डिसाइड कर लेती है कि किसको आर्बिट्रेटर बनाना है। और ये एडहॉक आर्बिट्रेटर किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से हैंडल नहीं किया जाता है। इसका जो है पार्टीज़ खुद ही आपस में डिसाइड कर लेती है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, हाउ द आर्बिट्रेशन विल बी कंडक्टेड। ये सब कुछ पार्टीज खुद ही डिसाइड कर लेती है, उसको बोलते हैं एडहॉक आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन वो होता है जब दोनों पार्टीज़ कहाँ की हो, इंडिया की हो, तो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। तो फिर लॉ भी कहाँ का लगेगा? इंडिया का लॉ लगेगा। द आर्बिट्रेशन इन विच डिस्प्यूट आर सब्जेक्टेड टू इंडियन लॉ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में क्या होगा? एटलीस्ट वन पार्टी आर फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया। एक पार्टी जो होगी वो इंडिया के बाहर होगी, या तो वो चाहे इंडिविजुअल होगी, या बॉडी कॉरपोरेशन होगी, या एओपी या बीओआई, इन सब में से कुछ भी बाहर के होना चाहिए, या फिर कोई फॉरेन की सरकार होगी। तो एक पार्टी एटलीस्ट इंडिया के बाहर होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर में क्या होता है कि जब पार्टी खुद से आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाती है तो वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर के पास जाती है और उनको कहती है कि हमें कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दो। तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर क्या करता है? वो खुद से एक आर्बिट्रेटर उनको अपॉइंट करके देता है। वो कौन करके देते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर। तो आपको चारों टाइप समझ में आएंगे: एडहॉक आर्बिट्रेटर, डोमेस्टिक आर्बिट्रेटर, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर। ठीक है, हम देखेंगे आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है। आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती है और आर्बिट्रेटर की मदद से हम डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। और आर्बिट्रेटर कौन होता है, कैसा होता है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्बिट्रेटर पर्सन अपॉइंटिंग टू डिटरमाइन डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट। एक पर्सन अपॉइंट करते हैं जो कि हमारे डिस्प्यूट और डिफरेंसेस को सॉल्व कर सके। और बिटवीन दो पार्टीज़ के बीच में दो पार्टीज़ उसको अपॉइंट करती हैं, दोनों पार्टीज़ के आपस में म्यूचुअल कंसेंट होती है। दोनों पार्टीज़ अपनी मर्जी से उस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। और जो आर्बिट्रेटर है वो इम्पार्शियल होना चाहिए और डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। यूजली पार्टीज देमसेल्फ अपॉइंट आर्बिट्रेटर। ऐसे तो पार्टीज़ खुद ही अपॉइंट करते हैं आर्बिट्रेटर को, बट कुछ केसेस में जो कोर्ट है वो भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है। एंड मे बी आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर का मतलब होता है कि यहाँ तो एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर, जब बड़े ज़्यादा आर्बिट्रेटर होते हैं तो उसको बोलते हैं पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है? एग्रीमेंट बाय पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टन डिस्प्यूट। इसमें क्या होता है? हम दो तरीके से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर सकते हैं। या तो पार्टीज़ खुद से जाके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर सकती है, या तो जो उनका एग्रीमेंट होगा, जैसे कि कोई दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने साथ में डिसाइड करा कि हमें ये बिज़नेस करेंगे और उन्होंने उस बिज़नेस के एग्रीमेंट में ये क्लॉज डाल दिया, आर्बिट्रेशन क्लॉज, की अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो फिर हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। तो फिर इस दो तरीके से कर सकता है, या तो खुद जा सकता है या तो वो अपने बिजनेस एग्रीमेंट के बीच में ही आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल सकता है। और
और ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ये राइटिंग में ही होना चाहिए, और जो दैट एग्रीमेंट मस्ट बी साइन बाय द पार्टीज़, और ये एग्रीमेंट जो है तो दोनों पार्टीज से के द्वारा साइन होना चाहिए। या तो ये एक्सचेंज ऑफ लेटर से भी कर सकते हैं, या तो एक्सचेंज ऑफ क्लेम एंड डिफेंस एक्सचेंज करके भी कर सकते हैं। और जो एग्रीमेंट ये होगा हमारा डिस्प्यूट होगा, ये प्रेजेंट के भी डिस्प्यूट हो सकते हैं और फ्यूचर के भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आ गया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो क्या लिखेंगे हम, या तो इसमें फर्स्ट लाइन ये लिख देंगे कि आर्बिट्रेशन जो है वो पार्टीज खुद से भी कर सकती है, या तो वो अपने बिजनेस में ही एक ऐसा क्लॉज इनकॉर्पोरेट कर लेगी जिसमें लिखा होगा कि वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। एंड तीसरा ये लिखेंगे आर्बिट्रेशन राइटिंग में होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ के द्वारा साइन होना चाहिए, ओरल में नहीं चलेगा, ये राइटिंग में ही होना चाहिए। और एक्सचेंज ऑफ लेटर से भी कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, और ये प्रेजेंट पास्ट का भी हो सकता है, या तो फिर प्रेजेंट के भी हो सकते हैं डिस्प्यूट, या तो फ्यूचर डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ कोर्ट टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन इफ़ देयर इज़ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। क्या कोर्ट हमारे मामले को आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर सकती है? तो इसका आंसर है यस, कोर्ट भी हमारे मामले को आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर सकती है, पर उसके लिए हमारे पास आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। तो जुडिशल अथॉरिटी जो होगी वो भी पार्टीज़ को रेफ़र कर सकती है आर्बिट्रेशन के लिए। अगर हमारा कोर्ट में टाइम लग रहा हो तो हम कोर्ट को बोलेंगे कि हमारा आर्बिट्रेशन में हमारा जो मामला है वो आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर दो, तो कोर्ट कर देगी। पर उसके लिए कोर्ट हमसे क्या लेगी, पर वो हम कब कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट देने से पहले कर सकते हैं, बिफोर सबमिटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट। कोर्ट को फर्स्ट स्टेटमेंट देने से पहले हमको करना होगा, और उसके लिए हमको कोर्ट वालों को ओरिजिनल जो हमारा आर्बिट्रेशन होगा ना उसकी ओरिजिनल एग्रीमेंट की कॉपी देनी होगी, या तो सर्टिफाइड कॉपी देनी होगी। पर अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम ओरिजिनल एग्रीमेंट की जगह पे हम दूसरी कोई फ़ोटो स्टेट कॉपी भी या दूसरी कोई कॉपी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आंसर देना कि अगर हम कोर्ट को बोलते हैं कि हमारा जो मामला है वो आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेशन में रेफ़र कर दो, तो पर अगर हमारे पास ना ही ओरिजिनल एग्रीमेंट है, ना ही ड्यूली कोई सर्टिफाइड कॉपी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो क्या कोर्ट हमारे मामले को आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर देगी? तो इसका आंसर है कि हाँ कर देगी, पर उसके लिए हमको कोर्ट को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ था। उसके लिए हम उसको कोई और कॉपी दिखा सकते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, जिससे कोर्ट को हम प्रूफ कर सके कि हाँ हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था। अगर हम कोर्ट को प्रूफ कर देते तो वो हमारा मामला जो है वो आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर देगी। पर अगर हम उसको नहीं प्रूफ कर पाए, हमारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ, तो फिर हमारा कोर्ट जो है मामला वो आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र नहीं करेगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन की कितने आर्बिट्रेशन होने चाहिए। तो पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन, जितने पार्टी डिसाइड करेगी उतने रख सकती है, पर वो जो है वो इवन नंबर में नहीं होने चाहिए, ऑड में होने चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर में होने चाहिए, इवन में नहीं होनी चाहिए। इफ़ नंबर इज़ नॉट मैंशन इन एग्रीमेंट शैल बी कंसिस्ट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर। अगर हमने एग्रीमेंट में कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया कि कितने नंबर होने चाहिए, तो माना जाएगा कि हमारा एक ही आर्बिट्रेटर है। और जो आर्बिट्रेटर होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, अब आर्बिट्रेटर कहाँ का होगा, नेशनलिटी उसकी कोई भी हो सकती है, किसी भी कंट्री का वो हो सकता है। पार्टीज खुद से डिसाइड करें, और उसका प्रोसीजर कौन डिसाइड करेगा? पार्टीज खुद से डिसाइड कर लेगी कि उसका क्या प्रोसीजर होगा। और अगर कोई भी प्रोसीजर डिसाइड नहीं हुआ तो उसके आगे मैं बताती हूँ। अगर पार्टी डिसाइड ही नहीं कर पा रही है, पार्टीज आर फेल्स टू डिसाइड, अगर पार्टीज प्रोसीजर डिसाइड करने में फेल हो जाती है, तो फिर दोनों जो पार्टीज हैं वो मिल के एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेंगी। पर अगर दोनों पार्टीज़ का अगर 3 आर्बिट्रेटर हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों आर्बिट्रेटर जो मिल के, अगर 3 आर्बिट्रेटर हैं 1, 2, 3, तो फिर क्या होगा, जैसे कि इधर लिखती हूँ 1, 2, 3, तो क्या होगा, ये दोनों मिलके एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। ये दोनों मिलके एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लें, एक आर्बिट्रेटर को मिलके अपॉइंट करेंगे, ठीक है। मतलब इसका ये है कि दोनों पार्टीज मिलके एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, और जो वो एक अपॉइंट हुआ होगा वो एक को करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर 3 आर्बिट्रेटर हैं तो दोनों पार्टीज मिलके एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेगी, और जो वो 2 अपॉइंट हुएंगे वो मिलके एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ पार्टीज फेल टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर। अगर दोनों पार्टी फेल हो जाती है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, तो वो 30 दिन के अंदर कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के पास। आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन किसने बनाया हुआ है? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है कि अगर पार्टी खुद से आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रही है तो ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करके देगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंस है? अगर वो डोमेस्टिक मामले हैं तो फिर वो हाई कोर्ट में जाएंगे, और अगर इंटरनेशनल मामले हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।
डोमेस्टिक कब होगा, जब दोनों पार्टीज इंडिया की होगी, और इंटरनेशनल तब होगा जब दोनों में से एक पार्टी जो होगी वो आउटसाइड इंडिया की होगी। और अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर अगर हमको इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देती है तो वो कितने दिन में करके देती है, अपॉइंटेड विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर वो हमको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे देती है। और वो कोर्ट वाले उनसे क्या लेते हैं, आर्बिट्रेटर से उससे डिस्क्लोज़र लेते हैं राइटिंग में कि उनसे क्या वो जो क्वालिफिकेशंस हमको चाहिए वो एनी क्वालिफिकेशन वो वाली क्वालिफिकेशन पोजेस कर रहे हैं या नहीं, वो इंटरेस्टेड तो नहीं है किसी पार्टीज़ के अंदर, या इंडिपेंडेंट है तो नहीं है, इम्पार्शियल तो नहीं है, इन सब का डिस्क्लोजर लेती है राइटिंग में। इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर में भी कैसा होता है कि अगर दो पार्टीज़ जो हैं, जैसे कि एक पार्टी इंडिया से बिलोंग कर रही है और दूसरी पार्टी कहीं यूएसए से बिलोंग कर रही है, तो हमको आर्बिट्रेटर ऐसा लेना होगा जो कि इन दोनों कंट्री से नहीं होनी चाहिए, ना ही वो इंडिया की होनी चाहिए, ना ही वो यूएसए की होनी चाहिए। आर्बिट्रेशन का नेशनलिटी अदर देन नेशनलिटी ऑफ द पार्टीज़ वेयर द पार्टीज़ बिलोंग टू द डिफरेंट नेशनलिटीज़, जहाँ पे वो दोनों पार्टीज़ वहाँ से बिलोंग नहीं करनी चाहिए, और आर्बिट्रेटर किसी उन दोनों कंट्रीज़ को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री से होना चाहिए। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना कि आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपॉइंट करके देती है, पहले मैंने बताया था कि 30 डेज़ में करके देती है, तो ऐसा नहीं है। आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन जो है वो 60 डेज़ में करके देती है, जिस दिन से उनको नोटिस दिया जाता है तब से 60 डेज़ के अंदर अंदर। नेक्स्ट है चैलेंज प्रोसीजर। क्या हम आर्बिट्रल के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि पार्टीज़ जो है वो इंटरेस्टेड है या इम्पार्शियल है, तो हम आर्बिट्रल के अपॉइंटमेंट को हम चैलेंज कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर कौन डिसाइड करेगा, पार्टीज़ आर फ्री टू डिसाइड, पार्टीज़ खुद से डिसाइड कर सकते हैं क्या प्रोसीजर होगा, और हमको चैलेंज करना है 15 दिन के अंदर अंदर, जब से हमको अवेयर होते हैं सर्कमस्टांसेस के बारे में, ठीक है। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। किसको रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, कि आपका आर्बिट्रल जो है वो इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट मैटर के अंदर अंदर, या उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है। तो क्या हम रिटन स्टेटमेंट में ये लिख के दे देंगे उनको कि जो आर्बिट्रल है वो इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट मैटर के अंदर, इसीलिए हम उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। पर उसके लिए हमको क्या, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रीज़न देना पड़ेगा, रीज़न देना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम उसके अपॉइंटमेंट को हम उसकी चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी कब टर्मिनेट हो जाएगी। अथॉरिटी, मैंडेट का मतलब होता है अथॉरिटी शैल टर्मिनेट, या तो उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो गई है, तो कब मानेंगे हम उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो गई है, या तो बाय राइट और बाय लॉ अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन, वो अपने फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। डी जूरा का मतलब होता है बाय राइट, डी फैक्टो का मतलब होता है बाय लॉज ही अनेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, वो अपने फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे निकाल देंगे। फेल टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले, वो डिले किए जा रहा है विदाउट किसी रीज़न के, वो या तो ऐसा होता है कि कोई बंदा बीमार है तो वो डिले कर रहा है, नहीं, पर वो बिना किसी रीज़न के डिले किए जा रहा है, तो हम उसे निकाल देंगे। विड्रॉन फ्रॉम ऑफिस, या तो वो खुद ही ऑफिस से निकल गया, या फिर परसुएंट टू एन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज़, या तो उसको पार्टीज़ ने खुद ही निकाल दिया। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें हम रीज़न आर्बिटर की अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाएगी। बाय फैक्ट और बाय लॉ इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन, फेल टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले, विड्रॉन फ्रॉम ऑफिस परसुएंट टू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज़। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर। इसका मतलब ये है कि जब पुराना वाला चला गया तो उसकी जगह पे अब नया वाला आर्बिट्रेटर तो आएगा ही आएगा। तो इसी के लिए बताया हुआ है कि नया वाला जब आर्बिट्रेटर आएगा तो उसके साथ भी हम सेम जो बात हुई थी वही हम नए वाले के साथ भी करेंगे। एनी हियरिंग प्रीवियसली हेल्ड मे बी रिपीटेड, तो जो भी हियरिंग उसके साथ हुई थी वो इसके साथ रिपीट होंगी। एनी इंटरिम अवार्ड शैल बी वैलिड, अगर कोई भी इंटरिम अवार्ड दे के गया, मतलब कि उसका कोई भी डिसीजन दे के गया, पुराना वाला आर्बिट्रेटर कोई डिसीजन दे के गया हुआ है, तो पुराने वाला जो नया वाला आएगा उसके साथ सेम वो वैलिड रहेगा, अनलेस चेंज बाय द पार्टीज़, जब तक कि पार्टीज़ उसको चेंज नहीं कर सकती, जब तक कि पार्टीज़ उसको चेंज नहीं करती। नेक्स्ट है इंटरिम मेजर ऑर्डर बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे कि इंटरिम मेजर्स का क्या मतलब होता है। तो इंटरिम मेजर का ये मतलब होता है कि अभी तक फाइनल प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, पर उसके किसी के बीच में कोई एक ऑर्डर आ जाता है, उसे हम कहते हैं इंटरिम ऑर्डर।
तो इंट्रीम ऑर्डर क्या क्या लगा सकती है? सबसे पहले फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए गार्जियन फॉर माइनर, कि कोर्ट हमें कह सकती है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हमें कह सकती है कि तुम एक माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट करवा के दे सकती है। फॉर प्रिजर्वेशन द कस्टडी ऑफ सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करवा सकती है, गुड्स को प्रिजर्व कर सकती है सेल करवाने के लिए। सिक्योरिंग द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट, किसी धन को किसी अमाउंट को जमा करवाने के लिए बोल सकती है। डिटेंशन, प्रिवेंशन और इंस्पेक्शन, किसी भी प्रॉपर्टी को डिटेंट, प्रिवेंट या फिर इंस्पेक्शन करवा सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर, अब रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं। रिसीवर को अपॉइंट करने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हमें आर्बिट्रेटर कहता है कि तुम अपना बिजनेस अब बेच दो, पर हम चलाएंगे, पर हमें उसे अपना बिजनेस हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में कोर्ट क्या करती है, एक रिसीवर को अपॉइंट करती है जो सारे एसेट्स को बेचता है और पैसों को खुद रिसीव करके रखता है, तो उसे हम कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, जो कि रिसीव करता है। और अदर मेजर, के सारे मेजर जो है इंटरिम मेजर, ये सारे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हमें बोल सकते हैं। ठीक है। गार्जियन, माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट कर सकती है, गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए रख सकती है, अमाउंट को डिस्प्यूट में जो अमाउंट है उसको किसी को पैसे को रखने के लिए बोल सकती है, और किसी भी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट, डिटेंट या फिर प्रिजर्व करवा सकती है, या फिर रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है। ये सारे मेजर ले सकती है। अभी क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर देना कि जो आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेशन वाला जो एक्ट है वो इंडियन एविडेंस एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोर्ट में लगेगा? तो बताओ कि लगेगा या नहीं। तो इसका आंसर है कि नहीं लगेगा, क्योंकि जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट है वो तो कोर्ट के लिए है, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो आर्बिट्रेशन के मामले हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने ऐसा भी पढ़ा था कि जो पति पत्नी के मामले हैं वो हम कोर्ट में जाके नहीं बता सकते हैं, पर क्या हम आर्बिट्रेटर को बता सकते हैं? तो हाँ, हम आर्बिट्रेटर को बता सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन में तो इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा ही नहीं, तो पति पत्नी के बीच के मामले, जो शादी के बाद के मामले हैं, बात है, वो हम बता सकते हैं आर्बिट्रेटर को। नेक्स्ट है एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट बाय आर्बिट्रेटर। क्या आर्बिट्रेटर किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, किसी स्पेसिफिक इशू के लिए आर्बिट्रेटर जो है वो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकता है, और जो एक्सपर्ट है वो कोई भी एविडेंस मांग सकते हैं पार्टी से, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई सबूत पार्टी से मांग सकते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। तो आर्बिट्रल अवार्ड के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो ये हमको बताना है। तो आर्बिट्रल अवार्ड के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं? तो सबसे पहले आर्बिट्रल अवार्ड का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोर्ट ऑर्डर या फिर डिक्री देती है, उसी तरीके से जो आर्बिट्रेशन में ना हमको आर्बिट्रल अवार्ड मिलता है। जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो राइटिंग में होना चाहिए, और वो स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, ऑरल अवार्ड इज़ नॉट अलाउड, और जो ऑरल होगा वो अलाउड नहीं होगा। आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। आर्बिट्रल अवार्ड शुड बी साइन बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। जितने भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के मेंबर होंगे तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर से साइन होने चाहिए उनके। आर्बिट्रल अवार्ड शुड कंटेन द रीज़न। आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर रीज़न लिखा होगा, पर अगर उसके दो एक्सेप्शंस है, दो केसेस में आर्बिट्रल अवार्ड में रीज़न की ज़रूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन एग्रीज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नो रीज़न टू बी गिवन। अगर पार्टीज़ ने खुद ही बोल दिया हुआ है कि किसी भी रीज़न की ज़रूरत नहीं है, या तो पार्टीज़ ने, सेकंड वाला, या तो पार्टीज़ ने खुद ही आपस में डिसाइड कर लिया हुआ है, या फिर कि किसी भी हमको खुद ही आपस में सेटल कर लिया हो डिस्प्यूट को, तो फिर इस केस में भी किसी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। या तो पार्टीज़ ने एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर दिया हुआ है डैट नो रीज़न शुड बी गिवन, और सेकंड जब फिर आपस में डिस्प्यूट सेटल हो गया। और आर्बिट्रल अवार्ड है जो भी, उसमें डेट होनी चाहिए, आर्बिट्रल अवार्ड की डेट होनी चाहिए, प्लेस मेंशन होना चाहिए। आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड इन सम ऑफ द अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड में हम ये बताएंगे कि टोटल खर्चा कितना हुआ, और ये जो नेक्स्ट है इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग द आर्बिट्रल कॉस्ट, और जो जितनी भी कॉस्ट हुई उसको कौन बताएगा कि किसको पे करनी है, वो आर्बिट्रल खुद ही बताएगा कि कौन सी पार्टी पे करेगी। और ये दोनों पार्टी से वो जो साइंड होनी चाहिए, दोनों पार्टी से साइंड होके डिलीवर कर दी जाती है दोनों पार्टीज़ को। बस ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोर्ट असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस। क्या आर्बिट्रेटर कोर्ट की मदद ले सकता है एविडेंस को लेने में, पार्टी से एविडेंस को लेने में? तो आंसर है यस।
जो आर्बिट्रेटर है वो कोर्ट की हेल्प ले सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज़ जो है वो आर्बिट्रेटर के कहने पे सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही है, तो फिर आर्बिट्रेटर कोर्ट की हेल्प ले सकता है। उसको कहेगा कि कोर्ट वाले जाके कहेंगे पार्टीज़ को कि तुम डॉक्यूमेंट्स दो, तो उन्हें देना पड़ेगा। उसके लिए हमको उसके लिए कोर्ट को क्या क्या बताना पड़ेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज़ का नाम और एड्रेस बताना पड़ेगा, और पार्टीज़ को क्या रिलीफ चाहिए वो बताना पड़ेगा, और नेचर ऑफ एविडेंस, और हमें उनसे कौन सा एविडेंस चाहिए ये बताना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें बता के हम कोर्ट से एविडेंस ले सकते हैं। कोर्ट हमारी हेल्प कर लेगा एविडेंस लेने में। नेक्स्ट, ये मेरे नोट्स में नहीं था इसलिए मैं यहाँ से बता रही हूँ। टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड की टाइम लिमिट क्या है। In normal procedure, award shall be made within the 12 months from the date of completion of pleadings. नॉर्मल प्रोसीजर में जो होगा 12 महीने के अंदर अंदर प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। कहाँ से गिनी गई है, जब से कंप्लीशन प्रोसीड हो जाती है तब से 12 महीने के अंदर अंदर अवार्ड आ जाना चाहिए, और पार्टी से इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकती है। नेक्स्ट है, award under first track procedure shall be made within the 6 months from the date of arbitral tribunal enters upon. फास्ट ट्रैक के अंदर जो अवार्ड है वो 6 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ, जब से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर्स होते हैं तब से। इन एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अवार्ड शैल बी मेड विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में भी 12 महीने के अंदर अंदर अवार्ड आना जाना चाहिए जब से कंप्लीशन हो जाती है प्लीडिंग्स की। 12 महीने के अंदर अंदर जब से प्लीडिंग्स ख़त्म हुई। इफ़ अवार्ड इज़ नॉट मेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अथॉरिटी शैल टर्मिनेट। अगर हम अवार्ड को नहीं देते हैं उतने पीरियड के अंदर जितने पीरियड के अंदर हमारी अथॉरिटी, तो फिर हमारी अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाएगी। इफ़ अवार्ड इज़ मेड विद इन द 6 months पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर्स अपॉन ही विल बी एंटाइटल टू रिसीव एक्स्ट्रा फीस। अगर हम 6 महीने के अंदर अंदर ही अवार्ड दे देते हैं तो हमको एक्स्ट्रा फीस मिलती, तो फिर उनको एक्स्ट्रा फीस दी जाती है। Next, court may extend the period if required but may order the reduction of fees of arbitrator by not exceeding 5% of the each month delay. कोर्ट जो है वो हमारे पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है, पर उसके लिए वो हमसे फ़ीस लेगी 5। अगर हमको लग रहा है कि पीरियड को एक्सटेंड करना है तो कोर्ट कर सकती है, पर उसके लिए कोर्ट क्या करेगी, 5% की एक्स्ट्रा फ़ीस लेगी हर महीने की डिले के लिए। और कोर्ट इसको एक्सटेंड तभी कर सकती है अगर सफिशेंट रीज़न है, और इसके लिए वो आर्बिट्रेटर को सब्स्टिट्यूट भी कर सकती है। और अगर हम कोर्ट के पास जाते हैं कि हमारे मामले को आप एक्सटेंड कर दो, तो फिर वो हमारा मामला 60 डेज़ में, हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके मामला 60 डेज़ के अंदर रफा दफा कर देगी। कोर्ट विल एक्सटेंड arbitration only when there is a sufficient cause while extending the period. Court may substitute arbitrator. Court shall dispose the application within the 60 days from 16 days regarding extension. समझ में आ गया ना। टाइम लाइन आई तो ये लिख के आना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ से करवाया, ये नोट्स में नहीं मिला था मुझे। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोसीजर होता है वो जब बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसमें जो अवार्ड शैल बी मेड, अवार्ड जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर, नॉर्मल में तो 12 महीने के लिए था, पर यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, और 6 महीने से ज़्यादा इसका पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा। और पार्टीज़ हैव राइट टू डिसाइड देयर डिस्प्यूट थ्रू फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। पार्टीज़ के पास हक है कि वो अपना प्रोसीजर फास्ट ट्रैक, जो अपना डिस्प्यूट है वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में सॉल्व करवा सकती है। अंडर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर सोल्व आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय द बोथ ऑफ द पार्टीज़। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टीज़ जो है वो मिलके एक ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं, और आर्बिट्रेटर मस्ट फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, बहुत ही जल्दी प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, तो इसी के लिए उसके लिए एक आर्बिट्रेटर बुलाया होता है। डिसाइड मैटर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय, और किस बेसिस में डिसाइड करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वो दोनों पार्टीज़ में सबमिट किए होते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बोल सकती है। नो ओरल हेयरिंग, कोई इसमें भी ओरल हेयरिंग नहीं होगी, पर अगर दोनों पार्टीज़ रिक्वेस्ट करती है कि ओरल हेयरिंग करी जाए तो इसमें ओरल हेयरिंग भी हो सकती है। इसे हम कहते हैं फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, जो कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। इसके आगे की रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस। बाय बाय।